हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको सबको पता है कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिए गए हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों की कमेंट को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे कक्षा 8 गणित विषय के बोर्ड परीक्षा 2024-25 हेतु जो मॉडल पेपर या जो सैंपल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है उसके पूरे सॉल्यूशन की। आपका जो बोर्ड परीक्षा का पेपर है बिल्कुल इसी मॉडल पेपर के आधार पर ही बनेगा। तो निश्चित रूप से इस पेपर को आपको अच्छे से समझना है ताकि आपको ये अंदाजा लग सके कि आपकी बोर्ड परीक्षा का पेपर कैसा आएगा। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। पेपर आपके 2 घंटे 30 मिनट का होगा और 80 नंबर का पेपर होगा। देखिए, सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी अबसद वाले प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है। तो परिमेय संख्याओं के लिए जो योज्य तत्समक होता है वो होता है 0। कितना होता है? 0। यानी किसी भी परिमेय संख्या के अंदर यदि हम 0 को जोड़ दें तो उसके योगफल में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यदि पूछता गुणात्मक तत्समक क्या है तो गुणात्मक तत्समक होता वो होता 1। गुणात्मक तत्समक क्या होता? 1। लेकिन यहां पर योज्य तत्समक पूछा है तो वो कितना होगा? 0। दूसरा है, रेखिक समीकरण के हल होते हैं। रेखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? तो रेखिक समीकरण का केवल और केवल एक अद्वितीय हल होता है जहां पर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो इसका एक अद्वितीय हल होता है। तीसरा है, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो ऑप्शन नंबर स कि सभी जो वर्ग है वो समलंब चतुर्भुज होते हैं, यह कथन बिल्कुल सही है। चौथा है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? तो इनमें से जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो है आपकी 1681 और 1681 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 41। कितना होता है? 41। यानी 41 का वर्ग 41 गुणा 41 कितना होता है? 1681 होता है। पांचवा, निम्न में से सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी है? तो इनमें से सबसे छोटी जो हार्डी रामानुजन संख्या है वो है 1729। देखो 1729 क्यों है? क्योंकि 1729 है वो दो संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर है। 9 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1729 आएगा। ठीक इसी तरह 1 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग तो भी कितना आएगा? 1729 आएगा। इस वजह से यह सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है। छठा है, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात कितना है? देखो 5 मीटर 10 किलोमीटर का मतलब कितना है? 10 गुणा मीटर में बदलेंगे तो 1000। इसका अनुपात निकालेंगे 5 दूनी 10 यानी 1/2000 तो 1:2000। सातवां है, -4p और 7p का गुणनफल। तो -4p गुणा 7p, p की घात 1 और p की घात 1 गुणा करते समय घात जुड़ती है और 7 चौक 28 तो माइनस का 28 p की घात 2 तो -28 p स्क्वायर। आगे देखो 8वां, -4 की घात -2 का मान कितना है? देखो -4 की घात -2 है तो 1/-4। जब हम घात को नीचे लिखेंगे तो घात किसमें बदल जाएगी? प्लस में। इसका मतलब कितना है? 1/-4 गुणा -4 तो 1/16। इसका सही उत्तर होगा 1/16। आगे देखो अति लघुत्रात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 से 12। 9वां प्रश्न है, -4/5 गुणा 3/7 का मान ज्ञात करो। तो देखें -4/5 गुणा 3/7, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, 3 चौक 12, आगे माइनस तो माइनस का 12, 5 सत्ते 35 यानी कि -12/35 आपका हल हो जाएगा। 10वां है, समीकरण 4x + 3 = 6 + 2x को हल कीजिए। तो देखो 4x + 3 = 6 + 2x, ये 2x से प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 4x - 2x बराबर, ये प्लस का 3 है उधर जाएगा तो माइनस का 6 - 3। 4x में से 2x कम हुआ तो 2x, 6 में से 3 गया तो 3। इधर देखो x के साथ 2 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में,
तो x बराबर उत्तर आ जाएगा 3/2। कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। 11वां देखो, मानवी एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो यहां पर देखो, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 5 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर। अब देखो, इसको मुझे यदि घन बनाना है तो घन के अंदर क्या होता है? भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। तो यहां पर देखो 5 2 बार है और 2 1 बार है, तो मुझे इससे किससे गुणा करना पड़ेगा? एक तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। देखो 5 3 बार हो गया, और किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 का गुणा करना पड़ेगा 2 2 बार। क्यों? देखो अब यहां से 5 भी 3 बार हो गया और 2 भी 3 बार हो गया, यानी 10 की घात 3 भुजा हो जाएगी, है ना। तो यहां पर मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यानी कि मैं कहूंगा कि अतः एक घन बनाने के लिए ऐसे 20 और घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे 20 और घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, 20 और घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि भुजा कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर, और भुजा को यदि 10 सेंटीमीटर बनाना है तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। तो 5 भी 3 बार होना चाहिए और 2 भी 3 बार होना चाहिए। तो यहाँ पर एक तो 5 की कमी थी और 2 बार 2 की कमी थी, तो इनका सबने हमने गुणा किया तो कितना आ गया? 20। आगे देखो 12वां, कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपए में खरीदी गई, तो जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य ज्ञात करो। तो देखें यहां पर देखो जीएसटी के साथ वस्तु की कीमत, यहां पर मैं लिख लेता हूं सॉल्यूशन। जीएसटी के साथ वस्तु की कीमत कितनी है? 1239 रुपए, है ना। माना जीएसटी से पूर्व वस्तु की कीमत, माना जीएसटी से पूर्व वस्तु की कीमत कितनी मानी हमने? x रुपए। ठीक, तो जीएसटी कितनी है? जीएसटी बराबर 18%। तो प्रश्नानुसार कुल कीमत कितनी होगी? प्रश्नानुसार कुल कीमत, तो देखो वस्तु की कीमत कितनी थी? x थी, प्लस इसके साथ x का 18% और जुड़ गया, तो x का 18% बराबर किसके हैं? 1239 के। ठीक, आगे देखो, तो यहां पर x प्लस 18x% हटाएंगे तो बट्टे में 100 बराबर 1239। इसको हल करेंगे तो यहां पर 100 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 100x प्लस 18x बटे में 100 बराबर 1239। 100 का उधर गुणा हो जाएगा, तो x का मान ऊपर देखो कितना हो गया? 118x। 118x बराबर 1239 गुणा 100। यहां से मुझे x का मान निकालना है, 1239 गुणा 100 बट्टे में 118, और इसको हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा 1050 रुपए, यानी कि जीएसटी से पहले वस्तु की जो कीमत थी वो थी 1050 रुपए। कितनी थी? 1050 रुपए थी। ठीक, आगे बात करें प्रश्न संख्या 13 की। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य अथवा असत्य में से उपयुक्त पर अंकित कीजिए। पहले में देखो a की घात m भाग a की घात n, तो क्या होगा? a की घात m माइनस n होगा, न कि m प्लस n। देखो a की घात m भाग a की घात n, तो क्या होगा? a की घात m माइनस a की घात n, तो a m माइनस n होता है, तो ये कथन गलत है। दूसरा देखो 2 की घात -3 क्या 1/8 के बराबर है? देखो 2 की घात -3
तो 2 की घात -3 को जब हम बट्टे में लेंगे तो 1/2 की घात 3 होगा, यानी 1/8। बिल्कुल सही है। 1 की घात 0 1 के बराबर होती है और 0.0016 का मानक रूप 1.6 गुणा 10 की घात 4 है, तो ये भी गलत है। तो इसका मानक रूप कितना होगा? 1.6 गुणा 10 की घात -3 होगा। ठीक, आगे बात करो प्रश्न संख्या 14 की। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है एक ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके फलकों के क्षेत्रफलों के योग के क्या होता है? बराबर होता है, इक्वल होता है। इंग्लिश में लिखना चाहे तो इक्वल। दूसरा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर होता है। 1 लीटर खाली जगह के बराबर होता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। के बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो यहां पर लिख देंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 घन सेंटीमीटर। किसी ठोस द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? उसका आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका आयतन। 15वां, स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान करना है। ए का देखो अंदर गुणा करेंगे तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ऑप्शन नंबर 2। दूसरे में देखो 5xy का अंदर गुणा करना है, तो 5x² वाला पद कौन सा है? ये वाला। फिर 4p+1 का गुणा करना है 0 से, तो कितना आएगा? 0, और पीछे बचा ये वाला, तो आपको आपस में मिलान करना है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 16 की। एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख के द्वारा दर्शाई गई है। यहां पर आलेख है, देखो यहां पर दिख नहीं रहा, तो यहां पर आपको लिखना है 2012, इधर 2013, 2014, 2015, 2016। देखो 2012 में कितनी बिक्री है? तो यहां पर 4 करोड़ है। ठीक है, 2013 की बात करो तो कितनी है? 7 करोड़। फिर 2014 में कितनी है? 6 करोड़। 2015 में कितनी है? 10 करोड़। और 2016 में कितनी है? तो 8 करोड़। तो पहला प्रश्न वही है कि 2012 के अंदर बिक्री कितनी थी? तो 2012 में जो बिक्री थी वो थी आपकी 4 करोड़। ठीक, फिर बात करो 2016 में बिक्री कितनी थी? 2016 के अंदर आप ग्राफ को देखोगे तो इसका उत्तर आएगा 8 करोड़। ठीक, फिर 2012 और 13 की बिक्रियों में कितना अंतर है? तो 7 करोड़, 7 करोड़ माइनस 4 करोड़, तो कितना अंतर आ जाएगा? 3 करोड़ का। फिर चौथा है सबसे अधिक बिक्री किस वर्ष में हुई है? तो 2015 में। कितने करोड़ की? तो 2015 में हुई है 10 करोड़ की। ठीक, आगे लघु उत्तरात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 से 22 तक। 17 है कि एक पाइथागोरस त्रिक पता कीजिए या ज्ञात कीजिए जिसकी एक सबसे छोटी संख्या वो 12 है। तो देखो यहां पर क्या दिया हुआ है? दिया है 2m बराबर 12। तो m बराबर आप सबको पता है m का मान कितना होगा? 12/2 यानी कि 6। अतः त्रिक m² माइनस 1, तो m² - 1 क्या होगी? तो m² - 1 हो जाएगा आपके 6 का स्क्वायर माइनस 1, 36 माइनस 1 यानी 35, तथा m² प्लस 1 यानी 6 का स्क्वायर प्लस 1, तो 36 प्लस 1 यानी कि 37। क्योंकि देखो आपको सबको पता है कि जो त्रिक होता है, ट्रिपलेट का समूह क्या होता है? m² - 1, 2m और m² प्लस 1 ये होता है। तो आपके पास जो त्रिक निकल कर आएगा वो क्या होगा? एक होगा 35, एक होगा 12 और एक होगा 37। यह आपका हल हो जाएगा। 8वां देखो, एक टीवी 21,000 के अंदर खरीदा गया। एक वर्ष के बाद टीवी के मूल्य में 5% अवमूल्यन यानी कमी होगी। एक वर्ष के बाद टीवी का मूल्य ज्ञात करो। तो देखो लिखेंगे अवमूल्यन राशि, अवमूल्यन राशि यानी कम हुई राशि। कितनी राशि कम हुई है? 21,000 का 5%, 21,000 का 5%। तो 21,000 गुणा 5/100, तो कितना आएगा? 1,050 रुपए लिखेंगे। अतः एक साल बाद टीवी की
कीमत। तो पहले कितनी थी 21,000, इसमें से कमी कितनी आ गई 1,050 की। अब रेट कितनी है तो 19,950 रुपए। एक साल के बाद उसकी जो कीमत होगी वो होगी 19,950 रुपए। ठीक, आगे देखो प्रश्न संख्या 19। एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। तो यहां पर देखो आपके अनुपात समानुपात की स्थिति बन रही है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एक सारणी बनाएंगे, मशीनों की संख्या, मशीनों की संख्या और किसकी संख्या, दिनों की संख्या, मशीनों की संख्या और दिनों की संख्या। देखो मशीन यदि 42 है तो दिन 63 है। अब हमने माना कि मशीन यदि x है तो दिन कितने हैं 54 है ना। यदि मशीन कितने हैं, यदि मशीन x है तो दिन कितने हैं 54 है। अतः लिख देंगे अतः 42 गुणा 63 बराबर x गुणा 54 के बराबर होगा। ये सवाल आपने किए होंगे अनुपात समानुपात वाली स्थिति में। तो यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो 42 गुणा 63 बट्टे में 54, इसको हल करूंगा तो कितना आएगा 49 दिन। कितना आएगा 49 दिन आएगा। यह आपका हल होगा। 20वां देखो व्यंजक को सरल करिए। तो देखो व्यंजक क्या दिया हुआ है, कोई व्यंजक पी एक्स है, x माइनस 3 प्लस 2, एक्स का अंदर गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है ना। अब देखो हमें क्या करना है, इसको सरल करना है। तो सरल करके हम x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। देखो सरल तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, x बराबर 1 रखना है। तो हम x की जगह 1 रख लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 1 प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2, 3 माइनस 3। तो x की वैल्यू या p1 की वैल्यू, p1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। आगे देखो प्रश्न संख्या 21। एक भवन में 22 बेलनाकार खंबे हैं। कितने 22। प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 मीटर है। ₹8 प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंबे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले हमें बेलनाकार खंबे का क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर लिख देंगे बेलनाकार खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है 2 पाई आर एच। तो 2 गुणा 22/7 आर। आर कितना है, यहाँ पर त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर है। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे तो 0.21 है ना, 0.21 गुणा ऊंचाई कितनी है 6 है। देखो यहाँ पर सेंटीमीटर में है और ये इकाई मीटर में है, तो हमने सेंटीमीटर को इसमें बदला है मीटर में। यहां से अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। जब हम इसको हल करेंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 7.92 वर्ग मीटर। ये एक का है। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं कि एक बेलनाकार खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका है, ये एक खंबे का है ना। तो आप चाहे तो इधर आगे लिख सकते हैं एक बेलनाकार खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे लिखेंगे अतः 22 खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 22 का गुणा करेंगे 7.92 से तो कितना आ जाएगा 176.24 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब देखो एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, लिखेंगे कि 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 22 खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर 22 खंभों के
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट करने का खर्च, पेंट कराने का खर्च, यानी 1 वर्ग मीटर के 8 रुपए हैं। तो देखो 8 गुणा 174.24, तो कुल कीमत कितनी आएगी? 1394 रुपए के आसपास आएगा। 1393 दशमलव कुछ ऊपर आएगा, तो इसको हम राउंड फिगर में 1394 रुपए लिख देंगे। कितना लिखेंगे? 1394 रुपए। ठीक, आगे देखो प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22, निम्न तालिका का उपयोग करके रेखिक आलेख बनाइए। विभिन्न वर्षों में किसी नगर में दुर्घटनाओं की संख्या इस प्रकार है। आपके सामने दुर्घटनाओं की संख्या दी हुई है, तो आपको क्या करना है? इसका प्रयोग करते हुए आलेख बनाना है। तो देखो वर्ष और दुर्घटना, तो यहां पर हम बना लेते हैं वर्ष और दुर्घटना। तो यहां पर ऐसे एक सीधी रेखा खींच देंगे, ये y अक्ष हो जाएगा, एकदम सीधी खींचनी है भाई साहब, है ना। तो यहां पर मैं ऐसे खींच लेता हूं, इसके जस्ट ऊपर का ऊपर ये खींच ली, और ये हो गया आपका x अक्ष। ठीक है, ये है आपका x अक्ष और ये है आपका y अक्ष, ये है आपका मूल बिंदु। यहां पर हम क्या लिख रहे हैं? वर्ष। यहां पर लिख रहे हैं वर्ष, और यहां पर क्या लिख देंगे? दुर्घटना। ठीक, देखो वर्ष एक एक बॉक्स ले रहे हैं। सबसे पहले 2013, फिर या आप चाहे तो 2 2 का गैप ले लें, यहां पर 2 2 का बॉक्स ले रहे हैं। ये लिख दिया 2013, ये लिख दिया 2014, ये लिख दिया 2015 और ये लिख दिया 2016। 2 2 बॉक्स का गैप ले रहे हैं। यहां पर देखो कितना ले लेते हैं, यहां पर 40 40 का ले लेते हैं। देखो यहां पर 40 है, यहां पर 80 है, यहां पर भी 2 2 ले रहे हैं। ठीक है, 40 80, यहां पर कितना हो जाएगा? 120, यहां पर कितना हो जाएगा? 160। देखो 2013 में कितना है? 80, तो 2013 में ये हो गया 80। फिर 2014 में कितना है? 100, तो 80 और इसके बीच में ये हो गया 100। 2015 में कितना है? 150, 160 से थोड़ा सा नीचे 100, ये सॉरी यहां पर 2014 है तो 100 था, तो इधर आ जाएगा। फिर 2015 में कितना है? 150, 160 से थोड़ा सा कम ले लो। और 2016 में कितना है? 120, 2016 में है 120। ये आप आलेख बना लेंगे ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक, यहां पर आप चाहे तो पैमाना भी लिख सकते हैं। पैमाना एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पे हम क्या कर रहे हैं? एक्स अक्ष पे हम 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई ले रहे हैं। 1 इकाई किसकी ले रहे हैं? वर्ष की। ठीक है, और y अक्ष पे क्या लिख रहे हैं? y अक्ष पे 2 सेंटीमीटर बराबर कितना ले रहे हैं? 40, है ना, और 40, और ये क्या है? दुर्घटना की संख्या है। ठीक है, 2 पे कितना ले रहे हैं? 40 ले रहे हैं। तो ये पैमाना था और ये आपका एक रेखिक आलेख बन गया। आगे देखो निबंधात्मक प्रश्न। खेल दिवस के दिन किसी दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री दी गई है। वस्तुएं हैं और बिक्री है। हमें क्या करना है? इन आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाना है। क्या बनाना है? इन आंकड़ों का हमें एक पाई चार्ट बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे पाई चार्ट। सबसे पहले यहाँ पर वस्तुएं कौन कौन सी थी वो ले लेंगे, यहाँ पर हम वस्तुएं लिख देंगे। इसके बाद क्या थी? बिक्री थी रुपयों में। फिर यहाँ पर संपूर्ण का कुल भाग कितना होगा, और यहाँ पर आगे हम लिख देंगे केंद्रीय कोण क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर मैं ऐसे लाइन खींच देता हूं ये। अब देखो इधर क्या है? वस्तुएं हैं, इधर क्या है? बिक्री है। यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण का भाग, और यहाँ पर क्या है? केंद्रीय कोण। ठीक, देखो
सबसे पहली वस्तु क्या थी? क्रिकेट बैट। एक बार मैं नाम लिख लेता हूं, क्रिकेट बैट। और इनकी बिक्री कितनी थी? 3200 रुपए की। फिर क्या है? फुटबॉल है। फिर है आपकी फुटबॉल। फिर है आपकी वॉलीबॉल। फिर है आपकी गेंद। फिर है आपका अन्य। फुटबॉल कितनी है आपकी? 800 की बिक्री हुई है फुटबॉल की। वॉलीबॉल की हुई है 1600 की। गेंद की 1200 की। अन्य की 400 की, है ना। आप चाहे तो इधर कुल भी लिख सकते हैं। यहां पर हम लिख देंगे कुल। कुल कितने की बिक्री हुई है? 7200 की। संपूर्ण का भाग देखो, संपूर्ण का भाग तो 3200 भाग 7200, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3200 भाग 7200, ये हो जाएगा आपके 4/9। 4/9। फिर है 800 बट्टे में 7200, ये कितना होगा? 1/9। फिर है 1600 बट्टे में 7200, ये कितना हो जाएगा? 2/9। फिर 1200 बट्टे में 7200, ये कितना होगा? 1/6। फिर 400 बट्टे में 7200, ये हो जाएगा 1/18। अब केंद्रीय कोण की बात करूं, देखो 4/9 गुणा 360 डिग्री, कितना कोण आ जाएगा? 160 डिग्री। 1/9 गुणा 360 कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। 2/9 गुणा 360 कितना आएगा? 80 डिग्री। 1/6 गुणा 360 कितना आएगा? 60 डिग्री। और 1/18 गुणा 360 कितना आएगा? 20 डिग्री। सबका जो योग है वो कितना होना चाहिए? 360। देखो 160 और 40, 200, 200 और ये हो गया 280, ये हो गया 240, सॉरी 340, और ये हो गया 360। कितना आ गया योग? 360 डिग्री। अब क्या करेंगे आप? अब यहां पर देखो, इधर ही मैं बता देता हूं, एक वृत्त बनाएंगे। क्या करेंगे? एक ऐसे वृत्त बना देंगे, है ना। फिर इसका एक केंद्र बिंदु लेंगे। फिर अपने चांदे की मदद से क्या करेंगे आप? अलग अलग जो कोण है वो आसानी से बना लेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखो, मेरे पास यहाँ पर मैं चांदे का उपयोग नहीं कर पाऊंगा इस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? चांदे की मदद लेंगे, और चांदे की मदद से आप क्या करेंगे? कोण को आसानी से बना लेंगे। जैसे मुझे 160 का कोण बनाना है, 160 का, हाँ, तो ये इधर इधर कितना होगा? 180, तो 180 से थोड़ा सा कम, ये हो गया 160, ये हो गया 160 डिग्री। आप चाहे इसका नाम ले लेना, क्रिकेट बैट। ये दूसरा कितना है? 40, तो 40 कितना होता है? अब यहां से देखो, अगर 80 बनाना है तो 90 से थोड़ा सा कम, तो 90 से थोड़ा सा जरा सी कम, ये हो जाएगा 80 डिग्री। ये किसका हो जाएगा? वॉलीबॉल का। फिर इसी तरह 40 डिग्री, 60 डिग्री और 20 डिग्री, तो 40 डिग्री का मान लिया ऐसा बन जाएगा, ये 60 डिग्री का ऐसा बन जाएगा, और 20 डिग्री का ये बन जाएगा। ये 40 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 20 डिग्री, इनके आप नाम लिख लेना, ठीक है। आप चांदे का प्रयोग करके ये कोण बना देना। आगे बात करूं, अथवा में दिया हुआ है, एक बच्चे के द्वारा एक दिन में बिताया गया समय इस प्रकार है। दिनचर्या और समय, आपको क्या बनाना है? एक पाई चार्ट बनाना है। क्या बनाना है? एक पाई चार्ट। देखें, जैसा अभी हमने सॉल्व किया था वैसा का वैसा इसको भी सॉल्व करेंगे। यहां पर लिख लेता हूं दिनचर्या, है ना। दिनचर्या लिख ली। फिर आपका लिख लेता हूं समय। फिर आपके संपूर्ण का भाग, और फिर आपके केंद्रीय कोण। यहां पर हो जाएगा संपूर्ण का भाग, और इधर हो जाएगा केंद्रीय कोण, ठीक है। यहां पर लाइन खींच देंगे। देखो, दिनचर्या कौन कौन सी थी आपकी? नींद थी, फिर विद्यालय था, फिर गृह कार्य था, फिर आपका खेल था, और फिर आपका अन्य था, ठीक है। समय देखो कितना है? 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, 4 घंटे और 2 घंटे। यहाँ पर आप चाहे तो ये लिख सकते हैं योग,
इसका योग जो है वो कितना आएगा, 24 घंटे। ठीक है, अब में भाग निकालना है कि संपूर्ण का भाग, तो 8/24 प्यारे विद्यार्थियों 1/3, 6/24 1/4, 4/24 1/6, 4/24 1/6 और 2/24 यानी 1/12। फिर बात करो केंद्रीय कोण की, तो देखो 1/3 गुणा 360 डिग्री कितना आएगा, 120 डिग्री। 1/4 गुणा 360 डिग्री कितना आएगा, 90 डिग्री। 1/6 गुणा 360 डिग्री 60 डिग्री। 1/6 गुणा 360 डिग्री 60 डिग्री। 1/12 गुणा 360 डिग्री कितना आएगा, 30 डिग्री। इसका योग देख लो, 360 आना चाहिए, 120 और 90 कितना हो गया, 210, 270, 270 और 90 360 डिग्री, है ना। अब क्या करेंगे आप, तो अब आप प्यारे विद्यार्थियों वही एक वर्त बना देंगे, इसका एक सेंटर बिंदु बनाएंगे और यहाँ पर चांदी की मदद से आप अलग अलग कोणों को आसानी से बना पाएंगे और उसके नाम लिख लेना। ठीक, आगे बात करें हम प्रश्न संख्या 24 की। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर है तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों को आप ज्ञात करके बताइए। चलिए यहां पर इसका सॉल्यूशन मैं अलग पेज पे करवा रहा हूं, है ना, या इसी के नीचे में एक अलग पेज ऐड कर लेता हूं, वहां पर आपको इस प्रश्न को मैं सॉल्व करवा लेता हूं। चलिए एक पेज ऐड कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से मैं वहां पर समझा सकूं। चलिए इस पेज को मैं नीचे ले लेता हूं। हाँ देखो प्रश्न संख्या 24 था, यहां पर सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। ये हमने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा चलेगा भाई साहब। ए बी सी और डी क्या बोल रहा है, दो आसन्न कोण बराबर है। आसन्न कोण का मतलब होता है कि एक ही भुजा पर बनने वाले दो कोण। तो देखो दोनों आसन्न कोण बराबर है, ये भी माना हमने x और ये भी माना x। ठीक, अब देखो, अब प्रश्नानुसार जो भी चीज दी हुई है उसको हम लिख लेते हैं कि क्या चीज हमारे सामने दी हुई है। देखो लिखेंगे प्रश्नानुसार आपके समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण समांतर चतुर्भुज के दो बराबर आसन्न कोण x है। कितने हैं, x है। अतः कोण A बराबर कोण D बराबर x। ठीक, अब देखो आगे लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो आसन्न कोणों का योग दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अतः यहां पर देखो दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। तो यहां पर x प्लस x बराबर 180 डिग्री, तो 2x बराबर 180 डिग्री, x बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, अतः हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आगे लिखेंगे कि अतः हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और यहां से अतः आप हटा सकते हैं, अतः आप यहां पे लिख देंगे, अतः कोण A किसके बराबर होगा, कोण C के, तो कोण A बराबर कोण C बराबर x। x कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, x कितना है, 90 डिग्री, और कोण B बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। ये आपका हल हो जाएगा, चारों कोण हमारे सामने आ गए। आगे देखो
इसी के अथवा में एक और प्रश्न दिया हुआ है, आकृति HELP एक समांतर चतुर्भुज है ना, जिसमें OE बराबर 4 सेंटीमीटर है और HL PE से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो OH को ज्ञात कीजिए। देखो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना, तो ये वाला भाग इसके बराबर होगा और ये वाला भाग इसके बराबर होगा। तो यहां पर प्रश्न में क्या दिया रखा है वो पहले लिख लेते हैं, लिखेंगे दिया है OE बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और HL क्या दिया हुआ है, PE से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक, आगे लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित, दो समान भागों के अंदर विभाजित करते हैं। ठीक है, अतः इधर ही लिख लेता हूं, अतः देखो OH किसके बराबर होगा, OL के, OH होगा बराबर OL के और OP बराबर होगा किसके, OE के। ठीक, यहां से आगे क्या दिया हुआ है कि जो PE है वो PE किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा OE के, OE प्लस ये बराबर होगा OP के। तो यहां से PE बराबर OE प्लस OE, क्योंकि दोनों भाग आपस में बराबर है, तो PE बराबर कितना होगा, 2OE हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो 2 गुणा OE की वैल्यू कितनी थी, OE की वैल्यू थी वो थी 4 सेंटीमीटर, तो PE की वैल्यू कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। PE टोटल है वो कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो HL किसके बराबर था, PE प्लस 5 के बराबर था, तो PE की वैल्यू 8 आ गई, 8 प्लस 5, तो HL कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। अब देखो HL बराबर, HL किसके बराबर है, OH प्लस OL के बराबर, तो HL को मैं क्या लिख सकता हूं, 2OH लिख सकता हूं, है ना। तो अब मुझे यहां से OH की वैल्यू निकालनी है, तो OH की वैल्यू क्या होगी, HL बटे में 2, तो OH बराबर HL कितना है, 13 बटे में 2 यानी 6.5 सेंटीमीटर, कितना होगा, 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, आगे देखो 25, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। क्या करने हैं आपको, व्यंजकों के गुणनखंड करने हैं। चलिए इन सभी के गुणनखंड मैं आपको अलग पेज पे करवा के बताता हूं। देखें प्रश्न संख्या 25 का पहला क्या लिखा हुआ है, x² प्लस 7x प्लस 12। तो यहां पर देखो x², 7x की जगह मैं लिखूंगा 4x प्लस 3x प्लस 12, क्योंकि 4 और 3 को जोड़ने पर 7 आता है और 4 और 3 को गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब देखो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 बचेगा, इधर से 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 बचेगा, तो x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस 3, ये इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे। दूसरा देखो, दूसरा है आपका x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो यहां पर देखो x², 8x की जगह मैं लिख सकता हूं 4x माइनस 4x, तो माइनस 4x माइनस का 8x, माइनस 4 का गुणा माइनस 4 से होगा तो प्लस का 16 आ जाएगा। देखो x माइनस 4, इधर माइनस 4, तो x माइनस 4, देखो x माइनस 4 और x माइनस 4, ये आपके क्या हो जाएंगे, इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे। आगे देखो तीसरा, y की घात 4 माइनस 16, तो y की घात 4 माइनस 16 को लिख सकता हूं 2 की घात 4। अब देखो इसको भी लिख सकता हूं y की घात 2 का स्क्वायर माइनस 2 की घात 2 का स्क्वायर। सूत्र बन गया a² माइनस b², क्या बनेगा, a प्लस बी,
वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ए माइनस बी तो वाई स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर प्लस का 4 वाई स्क्वायर माइनस का 4। ठीक, आगे देखो चौथा यहां पर कौन सा है, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 4। यहां पर देखो 4 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, ये समीकरण बन गया इसका। तो यहां पर आप चाहे तो इस वाले को इसकी तरह भी कर सकते हैं, दोनों सेम ही है ना। तो यहाँ पर दोनों सेम है तो मैं इसको अलग तरीके से नहीं बता रहा हूं, इसी को कर ले, या अगर ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर लें, क्योंकि देखो दोनों सेम है। यहाँ पर 16 था, यहाँ पर भी देखो 4 और 4 का गुणा करोगे तो 16 हो जाएगा, है ना। या इसको अगर आगे हल करना है तो देखो इसी को कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वन कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1, ये इसके आपका हल हो जाएगा। ठीक, आगे देखो इसी के अथवा में और प्रश्न दिए हुए हैं। सबसे पहला देखो, तो क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू की जगह लिख सकता हूं 3q माइनस 7q प्लस का 21। देखो तो q माइनस 3 माइनस 7 कॉमन ले लेंगे, q माइनस 3, यहां से q माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा q माइनस 7। ये आपका हल हो गया पहला। आगे देखो दूसरा, p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। इसको कैसे करेंगे, p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16। तो p प्लस 8 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, p प्लस 8, तो p प्लस 8 कॉमन ले लेंगे, बचेगा p माइनस 2। आगे देखो तीसरा, m की घात 4 माइनस 81, तो m की घात 4 माइनस 81 को लिख सकता हूं 3 की घात 4, इसी को लिखूंगा m की घात 2 का स्क्वायर माइनस 3 की घात 2 का स्क्वायर। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और m स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 9 और m स्क्वायर माइनस 9, ये आपका हल हो गया। आगे देखो चौथा है a m का स्क्वायर प्लस b m का स्क्वायर प्लस b n का स्क्वायर प्लस a n का स्क्वायर। यहाँ पर देखो m स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, a प्लस b, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, a प्लस b, यहाँ से a प्लस b कॉमन ले लेंगे, बचेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये आपका अभिष्ट हल हो जाएगा। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास में हमने कक्षा 8 गणित विषय के बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर को बहुत ही अच्छे से संपूर्ण प्रश्नों को मैंने सॉल्व करवा दिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के हल आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।